Okay, so we have studied what all forces are present in nature. Like I told you in the previous video, electromagnetic force, gravitational force, and I've told you the property of forces. Also, we discussed about different types of Newton's law. First law, that is, a body is in the state of inertia. Second law, net force, mass into acceleration, and the third law, that is of action and reaction, and there were some conditions over there. आज हम पढ़ेंगे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम एक डायग्राम है जिसमें सारा फोर्सेस डायग्राम दैट कंसिस्ट्स all the forces that consist all the forces applied to an object. इसको समझते हैं ये क्या होता है. मान लो ये अर्थ है, ये है अर्थ, और इस अर्थ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है मास m का. तो अगर मैं सिर्फ m का बात करूँ यहाँ पे m, तो m नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा जिसको हम बोलेंगे वेट होता है, वो नीचे की तरफ वेट. और ये इस अर्थ के वजह से एक प्रेशर लग रहा हो ऊपर की तरफ जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल, जो कि होता है n. और ये मास भी तो कुछ प्रेशर लगा रहा होगा अर्थ पे. तो अगर मैं अर्थ का डायग्राम बनाऊँ तो ये यहाँ पे हो जाएगा मास की वजह से नीचे की तरफ प्रेशर को बोलेंगे नॉर्मल. समझ में आया बात? दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम. एक ऐसा रफ सरफेस है जहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का. इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, सबसे पहला फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ वेट और ऊपर की तरफ नॉर्मल n. ठीक है. इसी क्वेश्चन को थोड़ा वेरी करते हैं. ये ऐसा सरफेस है जहाँ पे दो ब्लॉक्स है. एक ब्लॉक ऐसा है और दूसरा ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है. मान लो ये ब्लॉक स्मॉल m का है, ब्लॉक b है ये, और ये कैपिटल M का है, ब्लॉक a है. अगर मैं इसका FBD बनाऊँ, मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, तो इस पे जो फोर्स है सिर्फ इस पे, ये हो जाएगा नीचे की तरफ कैपिटल mg, और इस पे जो फोर्स है नीचे की तरफ हो जाएगा स्मॉल mg. इसके वजह से इस पे जो प्रेशर लगेगा वो होगा नॉर्मल, और इसके वजह से इस पे जो प्रेशर लगेगा वो भी होगा क्या? नॉर्मल. मतलब हम फोर्सेस को रिलेट कर रहे हैं. कहाँ पे जो जो सरफेस आ रहा है वहाँ पे हम फोर्सेस देख रहे हैं, कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, और ज़मीन की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो होगा नॉर्मल. तो सारा फोर्स हमने देख लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अगर मान लो कभी इनक्लाइन गिवन है हमारे पास, कहीं पे भी इनक्लाइंड सरफेस है हमारे पास, जैसा मानो ये इनक्लाइंड है, ये एक इनक्लाइंड है जहाँ पे एक स्क्वायर रखा हुआ है, एक स्क्वायर रखा हुआ है ऐसा, और ये इनक्लाइंड का जो एंगल है वो थीटा है, स्क्वायर का मास है m. तो देख सकते इसके वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो इधर होगा n. और अगर मैं कंपोनेंट निकालूँ इसका, तो दो कंपोनेंट निकलेगा. इसके वजह से नीचे लग रहा होगा mg, तो जो mg के कंपोनेंट्स आएंगे मेरे पास वो आएंगे इधर की तरफ mg साइन थीटा, और इसके तरफ आएगा mg कॉस थीटा. क्लियर है? इधर की तरफ आएगा mg साइन थीटा, इधर की तरफ आएगा mg कॉस थीटा. इसी तरह से अगर किसी क्वेश्चन में मान लो जो इंक्लाइंड है वो कुछ ऐसा है, और इंक्लाइंड से ये जो सरफेस है कुछ ऐसा है, एक दीवार है यहाँ पे, और जो इंक्लाइंड है वो एंगल थीटा पे है, और यहाँ पे एक जो सरफेस है वो ऐसा कुछ है, वो ऐसा है.
इसका अगर मुझे एफ बनाना है, ये मास है m, सबसे पहले तो मैं लिखूँगा नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, और इसके वजह से प्रेशर लग रहा होगा कुछ इधर, और इसके वजह से प्रेशर लग रहा होगा कुछ इधर। अगर इसके वजह से मैं n2 बोलता हूँ तो इसके वजह से लग रहा होगा n1। एफ का एक जो कंडीशन होता है वो होता है रॉड का, जैसे एक नोट करके लिख लेना सब, फॉर रॉड कंडीशन। इसमें क्या कंडीशन होता है मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ। मान लो एक रॉड है, एक रॉड है जो कि प्लेस्ड है सरफेस पे, कुछ ऐसा, ऐसे सरफेस पे प्लेस्ड है ये रॉड। रॉड का हमेशा याद रखना जो वेट होगा वो सेंटर से नीचे की तरफ होगा, जो कि सेंटर ऑफ मास पे हम पढ़ेंगे क्यों सेंटर की तरफ होता है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट होता है यहाँ पे। नीचे की तरफ होगा mg, और एक्सटेंडेड सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल। ये रॉड के कंडीशन में होता है, एक्सटेंडेड सरफेस से परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल इन रॉड कंडीशन। मतलब अगर ये n2 है तो ये हो जाएगा n1। एक्सटेंडेड सरफेस है ये एक्सटेंडेड सरफेस है, ये भी है क्या, एक्सटेंडेड सरफेस है। नेक्स्ट है पुली के केस में। पुली या मैं बोलूँ स्ट्रिंग जहाँ पे हो उस केस में क्या होगा। स्ट्रिंग के लिए मैंने हमेशा बोला था स्ट्रिंग पुल करता है, पुश नहीं करता है, स्ट्रिंग पुल करता है। सो इफ आई से देयर इज अ वॉल, और इस वॉल से एक ब्लॉक है मास m का, ये स्ट्रिंग है जो कि मासलेस है, स्ट्रिंग मासलेस है। इसका मैं एफ बनाऊँ तो हमेशा नीचे की तरफ mg, और टेंशन हमेशा याद रखना इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ये ट्रिक होता है। तो मतलब अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट का मतलब ये है, इस पर टेंशन लग रहा होगा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टी। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं मान लूँ एक और ब्लॉक ऐड कर देता हूँ कुछ ऐसे, तो क्या होगा, तो क्या होगा, बहुत सिंपल है। नीचे की तरफ ये हो जाएगा mg, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बोला था तो ये हो जाएगा t। बहुत सिंपल है। और अगर कहीं पे ऐसा हो तो दो ब्लॉक्स है, एक ब्लॉक ये और एक ब्लॉक ये, कनेक्टेड है ये स्ट्रिंग से, इस पे फोर्स लग रहा है F, तो क्या हो। अभी तक मैंने जो देखा तो ब्लॉक ऑन द एयर था, हवा पे था, तो नॉर्मल नहीं लग रहा था। लेकिन अब जो ब्लॉक है वो सरफेस पे है, मतलब यहाँ पे नॉर्मल भी लगेगा, यहाँ पे नॉर्मल भी लगेगा, और यहाँ पे अवे फ्रॉम द ब्लॉक टेंशन भी तो लगेगा, टेंशन भी लगेगा। और नीचे की तरफ जो होगा, अगर ये कैपिटल M है ये स्मॉल m, तो नीचे की तरफ वेट लगेगा, इन पे नीचे की तरफ वेट लगेगा। क्लियर है। नेक्स्ट कंडीशन इज इक्विलिब्रियम, और नेक्स्ट हेडिंग इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से क्या समझ में आता है। इक्विलिब्रियम एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे सिस्टम जो हो इक्वल फोर्स पे हो, मतलब मैं बोलूँ एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे जो नेट फोर्स हो सिस्टम का वो ज़ीरो हो। नेट फोर्स किसका, सिस्टम का, मतलब ज़ीरो हो, मतलब एक्स डायरेक्शन में भी ज़ीरो हो और वाई डायरेक्शन में भी ज़ीरो हो, तो बोलेंगे दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इसको समझाने के लिए एक बहुत नॉर्मल समझाता हूँ मैं कैसे इक्विलिब्रियम फाइंड होता है। मान लो कहीं पे ऐसा फोर्स आया, कहीं पे यहाँ पे कहीं पे कुछ n2 है, ये n1 है, इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये है
n2 cos 30 और मान लो ये है 200। तो हमेशा जब भी ये होगा तो यहाँ से देख लो n2 इज इक्वल टू n1 इक्विलिब्रियम कंडीशन में, और इसके लिए अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा n2 cos 30 इज इक्वल टू 200। ये हो जाएगा यहाँ से इक्विलिब्रियम में, मतलब x वाला और y का दोनों का दिखता है। एक क्वेश्चन करते हैं इक्विलिब्रियम पे कुछ हम, तो और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लो ये दीवार है, ये फ्लोर है, बेसिकली दिस इज एन इनक्लाइंड एट एन एंगल थीटा 30 डिग्री। यहाँ पे एक स्पेयर है इन दोनों के बीच में जिसका मास है 20 kg। मुझे फाइंड करना है नॉर्मल रिएक्शन, मुझे फाइंड करना है नॉर्मल रिएक्शन ऑन बॉल। बॉल पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा ये फाइंड करना है। तो बॉल पे एक तो इसके वजह से नॉर्मल लगेगा और इसके वजह से नॉर्मल लगेगा, मतलब एक प्रेशर लगेगा बॉल पे, एक प्रेशर लगेगा। तो नॉर्मल जब मैंने बोला इसके वजह से लगेगा तो मैं मानता हूँ ये कौन सा नॉर्मल होगा, ये मान लो ये n2 होगा इसके वजह से, फाइन। और मैं जब बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इसके वजह से लगेगा n1। n2 का क्या कंपोनेंट्स होगा, डेफिनेटली n2 के कंपोनेंट्स दो कंपोनेंट्स होगा। एक कंपोनेंट होगा n2 sin 30 और एक कंपोनेंट होगा n2 cos 30। अब यहाँ n1 है और नीचे की तरफ क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा mg बॉल का वजह, दैट इज 20 × 10 200। g को मैं कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे 10। सो अगर मैं समेशन सॉल्व करूँ fx इक्वल टू 0, x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा n2 sin 30 इज इक्वल टू n1, और अगर मैं y डायरेक्शन में सॉल्व करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 200 और यहाँ n2 cos 30, तो यह हो जाएगा n2 cos 30 इज इक्वल टू 200। दोनों को सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन दो अननोन, क्वेश्चन सॉल्व। मान लो मेरे पास एक इंक्लाइंड का क्वेश्चन है, मेरे पास एक इंक्लाइंड का क्वेश्चन है, ये एक इंक्लाइंड है, ये एक इंक्लाइंड है जहाँ पे जो मास है m रखा हुआ है और ये स्ट्रिंग से टाइट है यहाँ पे इंक्लाइंड पे। इंक्लाइन इज एन एंगल थीटा। मुझे फाइंड करना है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, और ये जो मास है वो रेस्ट पे है। तो मैंने अभी कहा था नीचे की तरफ लगेगा, क्या नीचे की तरफ लगेगा, इंक्लाइंड है, दो कंपोनेंट्स हो गए इसके, एक हो जाएगा mg sin थीटा और एक हो जाएगा mg cos थीटा। अवे फ्रॉम द ब्लॉक लगेगा टेंशन t। अब मैं अगर लिखो अलॉन्ग द इंक्लाइन, इसमें x और y तो है नहीं, अलॉन्ग द इंक्लाइन है, मतलब t इज इक्वल टू mg sin थीटा इक्विलिब्रियम पे, और यहाँ पे लगेगा एक नॉर्मल ये, तो n इज इक्वल टू mg cos थीटा। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं FBT अगर हमें आता है तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लो एक टेबल है, हेमिस्फेरिकल टेबल है, जहाँ पे एक चेन रखा हुआ है, ये चेन है, ये चेन है, कुछ ऐसा चेन है, ये चेन है। मेरे से क्वेश्चन में कहा गया इफ़ द चेन इज एट रेस्ट, चेन जो है वो रेस्ट पे है, मुझे फाइंड करना है टेंशन, फाइंड टेंशन एट द एंड्स, एट द एंड्स, यहाँ पे फाइंड करना है। बहुत इजी, हमेशा याद रखना है ज्योमेट्री इम्पॉर्टेंट है FBT के लिए। ज्योमेट्री से मानो यहाँ पे अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ इस सरफेस को, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ये यहाँ पे कुछ T2 लग रहा होगा, ये यहाँ पे लग रहा होगा
T1, ये थीटा है। तो ये हो जाएगा, इसका दो कंपोनेंट्स आएंगे। यहाँ पे एक कंपोनेंट आएगा T2 cos थीटा अलॉन्ग द थीटा, और एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा T2 sin थीटा। यहाँ पे एक कंपोनेंट आएगा T1 cos थीटा, और यहाँ पे एक कंपोनेंट आएगा T1 sin थीटा। बोला क्या है, टेंशन फाइंड करना है, और ये चेंज जो है रेस्ट पे है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई होगा। अगर x डायरेक्शन में मैं अप्लाई करूँ तो मेरे पास होगा T2 cos थीटा इज इक्वल टू T1 cos थीटा। cos थीटा हो गया कैंसिल, तो T2 इज इक्वल टू T1। और अगर मैं y डायरेक्शन में अप्लाई करूँ तो दोनों सेम है। एरोस देखो यहाँ पे, इक्वेट मत कर देना, एरोस सेम है, मतलब T1 sin थीटा प्लस T2 sin थीटा किसके बराबर होगा? नीचे कोई फोर्स है, नीचे हमेशा mg रहता है, मतलब वेट रहता है, तो वेट के बराबर होगा। तो अगर मैं यहाँ से sin थीटा कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आ जाएगा T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg, और T2 इज इक्वल टू T1 है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। sin थीटा T1 प्लस T1 इज इक्वल टू mg, तो यहाँ से T1 का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। सो अभी तक हमने जो कंडीशन देखा है, वहाँ देखा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाया, x वाला फोर्स और y वाला फोर्स, तो हमें आंसर मिल गया, चाहे या तो टेंशन फाइंड करना हो या तो नॉर्मल फोर्स फाइंड करना हो। लेकिन मान लो जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है वो प्लेन या वो फ्रेम अगर एक्सेलरेशन में है तो क्या करेंगे? अगर एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, अगर एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, कभी भी एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, तो हमेशा याद रखना जो न्यूटन सेकंड लॉ है जो हमने पढ़ा था, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका कंसेप्ट लगता है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स रहता है उसको हम कंसिडर करते हैं। ये क्वेश्चन से समझेंगे इसका मतलब क्या है। मान लो मेरे पास एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट का प्रॉब्लम है, जहाँ पे लिफ्ट के अंदर एक ब्लॉक है मास m का, ये लिफ्ट जा रहा है ऊपर a से। मुझे फाइंड करना है नॉर्मल रिएक्शन। मुझे क्या फाइंड करना है? नॉर्मल रिएक्शन। मैंने अभी बोला पहला पॉइंट, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का हम लोग यूज़ करते हैं। और सेकंड पॉइंट जो बोला वो यहाँ पे बताता हूँ मैं। नीचे की तरफ लगेगा mg, और इस पे जो नॉर्मल होगा ये लगेगा ऊपर की तरफ n। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में फोर्स कंसीडर करने का मतलब होता है जो फोर्स एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में n है उसको पहले कंसीडर करोगे आप, फिर माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में बात? और अगर यही लिफ्ट नीचे की तरफ a रहता तो क्या लिखते हैं हम? तब mg मैं लिखता पहले, तब लिखता मैं mg माइनस n इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा a। क्लियर? मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको हम कंसिडर करेंगे पहले। फाइन, दो केसेस देख लिया, अगर एक्सेलरेशन ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर। मान लो दो ब्लॉक्स है एक साथ, दो ब्लॉक्स है एक साथ, एक है स्मॉल m, एक है कैपिटल M। तो इस पे एक्सेलरेशन क्या होगा? मान लो इस पे फोर्स लग रहा है F, अब मुझे फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो फिज़िक्स यूज़ करो, इस पर थोड़ा सा फिज़िक्स यूज़ करो। अगर इस पे F लग रहा है तो इस पे लग रहा होगा A। क्या कोई शॉर्टकट मेथड है जिससे मुझे इजीली, ना तो मुझे ज़्यादा अलग अलग सेपरेटली इसका FPD बनाना पड़े और मुझे आंसर मिल जाए? तो याद रखो मैंने बोला था नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये मास भी तो नेट मास होगा। तो अगर मैं इसको पूरा एक सिस्टम कंसिडर कर लूँ, एक सिस्टम मान लूँ मैं इसको, और मैं बोलूँ ये सिस्टम पूरा का पूरा ए से जा रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ नेट फोर्स सिस्टम पे तो एफ लग रहा है, और नेट मास अगर है तो वो एम प्लस कैपिटल एम है, और एक्सेलरेशन है ए।
तो ए इज इक्वल टू एफ बाई एम प्लस एम। देखो कितना आसान हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। आई न्यू दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। तो अगर इंडिविजुअली इसको सॉल्व कर ला तो पहले मुझे ये ब्लॉक लेना पड़ता, फिर मुझे ये ब्लॉक लेना पड़ता, इन पे फोर्स दिखाना पड़ता कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, फिर मुझे इंडिविजुअल सॉल्व करना पड़ता। लेकिन जब मुझे पता है कि ये थ्योरी है इसका नेट फोर्स वाला, तो मेरा क्वेश्चन तो बहुत इजीली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मान लो दो ब्लॉक है, एक 2 kg का ब्लॉक है और एक ब्लॉक है 1 kg का। इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। जब भी क्वेश्चन आए तो हमेशा अज्यूम करना तुम सिस्टम कंसिडर करके करो, ताकि बहुत इजी हो जाए वो चीज़। इंडिविजुअली तभी करना जब पॉसिबिलिटी वैसा हो कि इंडिविजुअल सॉल्व करना। एंड वी नीड टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड सेकंड नॉर्मल रिएक्शन। तो एक्सेलरेशन के लिए तो बहुत इजी है, मैं इसको पूरा सिस्टम मान लूँ, अगर मैं इसको होल सिस्टम मान लूँ तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स 50 इधर, 30 इधर, 20 इधर, तो नेट फोर्स कितना होगा 50 माइनस 20, मतलब 30 इधर की तरफ, तो नेट फोर्स तो 30 हो गया। इज इक्वल टू मास, टोटल मास क्या है 2 + 1 इज 3 इंटू एक्सेलरेशन ए। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा फिजिक्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से ए क्या आ गया, ए इज इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर। अब बोल रहा है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स फाइंड करना। बिटवीन द ब्लॉक्स मतलब मान लो 2 kg का ले लेता हूँ मैं, तो 1 kg के वजह से यहाँ पे एक एन लग रहा होगा, एक्सेलरेशन पता चल गया 10 है, और यहाँ पे तो फोर्स लग रहा है 50। तो अगर मैं इंडिविजुअली इसको सॉल्व करूँ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए, पहला है 50 माइनस एन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से एन का वैल्यू हो जाएगा 30 न्यूटन। आई होप इट्स क्लियर। बहुत बार पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये सरफेस ऊपर और एक पुली है, पुली ऐसा इस सरफेस से अटैच्ड है, और इस पुली से स्ट्रिंग्स के थ्रू मासेस अटैच है, जिसका मास m है और ये मास m है। मुझे फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन। मुझे फाइंड करना है पहले एक्सेलरेशन और फाइंड करना है मुझे टेंशन। ध्यान से समझना, अगर मान लो ये नीचे जा रहा होगा ए से, तो ये तो ऊपर जा रहा होगा ए से, नीचे की तरफ क्या होगा mg, ये होगा नीचे की तरफ mg, अवे फ्रॉम द ब्लॉक टी, अवे फ्रॉम द ब्लॉक टी। कितना इजी हो गया देख सकते हो, अगर हमें कंसेप्ट पता है कितना इजी है। यही चीज़ जब हमें नहीं पता रहता तो बहुत टफ लगता है, लेकिन यहाँ पे कितना इजी हो चुका है ये। तो अगर मैं इसके लिए कंसिडर करूँ, सिर्फ इस पार्ट के लिए, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, मैं लिखूँगा इक्वेशन mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और अगर मैं इसके लिए कंसिडर करूँ तो पहले क्या आएगा t माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। सॉल्व कैसे करेंगे, mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और अगर इस फॉर्मेट में मैं लिखूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस mg प्लस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए के टर्म्स में। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लो कभी भी इंक्लाइंड वाला क्वेश्चन था, इंक्लाइंड के बना, ये इंक्लाइंड है, कुछ ऐसा है, एक पुली है जिससे ब्लॉक कनेक्टेड है m, और यहाँ पे एक ब्लॉक कनेक्टेड है स्मॉल m। मुझे फाइंड करना है एक्सेलरेशन, सेम चीज़, और टेंशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन और
टेंशन फाइंड करना है। ध्यान से समझना, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स अगर ये नीचे जाएगा, ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो ये ऊपर जाएगा इस तरफ, मतलब अलॉन्ग द इंक्लाइंड जाएगा। अवे फ्रॉम द ब्लॉक टी, अवे फ्रॉम द ब्लॉक टी। इंक्लाइंड पे है दो कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा, एक कंपोनेंट एम जी साइन थीटा, यहाँ पे लगेगा एम जी। इसके लिए अगर मैं बोलूँ तो ये हो जाएगा एम जी माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और अगर इसके लिए बोलूँ तो हो जाएगा टी माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दो इक्वेशन, दो अननोन, क्वेश्चन सॉल्व। फाइन। मेन यहाँ तक अभी सबको समझ में आ गया होगा, हमें कंसेप्ट समझना है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है और कौन सा कंसेप्ट कहाँ पे लग रहा है। इक्विलिब्रियम कब लगेगा, जब रेस्ट पे है, और एक्सलेटिंग बॉडी है तो जो अभी हमने किया इस टाइप से ये यूज़ करेंगे ये कंसेप्ट। फाइन। और सिस्टम कब लगा सकते हैं, जब बॉडी या तो कनेक्टेड है और एक पर्टिकुलर टाइप का फोर्स लग रहा है, तो हम सिस्टम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन लगा के डायरेक्टली ए फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट होता है वेइंग मशीन का। एक छोटा सा कंसेप्ट होता है वेइंग मशीन का। वेइंग मशीन एक मशीन जहाँ पे हम वेट मेज़र कर सकते हैं। क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये है जो वेइंग मशीन है वो हमेशा मेज़र करता है, इट मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज, इट मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन। क्वेश्चन देखते हैं, मान लो एक लिफ्ट है जो कि ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इस पे एक वेइंग मशीन है जिसका वेट है 60 केजी वेइंग मशीन का, और इसी पे एक लड़का आता है जो अपना वेट को मेज़र करता है, जिस लड़के का वेट है 20 केजी। तो इसका जो अगर एफ होगा, जो एफ होगा वो अगर मैं बोलूँ नीचे की तरफ से ऊपर लग रहा होगा एक नॉर्मल रिएक्शन, इसके लिए लग रहा होगा 600 मतलब 60 इंटू जी, और इसके लिए लग रहा होगा 20 इंटू जी। एक्सलेशन ऊपर की तरफ है तो हो जाएगा एन माइनस 600 माइनस 200 इज इक्वल टू मास, नेट मास क्या है 60 प्लस 20 इंटू 2, तो यहाँ से फाइंड हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे भी मैंने क्या यूज़ किया, मैंने यूज़ किया नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, जहाँ पे जो मास है वो नेट मास है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है। तो एक ब्रीफ दे देता हूँ। कंस्ट्रेंट मोशन एक ऐसा मोशन होता है जो दो बॉडीज़ के मोशन को इंटर रिलेट करता है, दो मोशंस को कंपेयर करता है। इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट, एक पढ़ेंगे वेज कांस्टेंट, एक पढ़ेंगे रॉड कांस्टेंट। आज का बेसिक जो वीडियो था वो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो अगर मिस हो गया तो आगे का फिज़िक्स जो है उड़ जाएगा। इसलिए उड़ जाएगा क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम हर जगह यूज़ होगा। ये कंसेप्ट जो हमने बताया इक्विलिब्रियम का और एक्सीलरेटिंग ऑब्जेक्ट का, वो हर जगह आगे यूज़ होगा। आगे जो भी चैप्टर्स आएंगे आइदर एसएचएम और वेव और एनीथिंग, इट विल बी यूज्ड एवरीवेयर, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं कोई ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व होगा जिसका डायनामिक्स हमें समझना होगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत एप्लीकेशन से रिलेटेड चैप्टर है। अगर आप इसको माइंड में बहुत ढंग से सोचोगे तो बहुत इजी है ये चैप्टर, टफ नहीं है ये। बस जो आज का वीडियो है आपको ध्यान से समझना है फोर्स कैसे यूज़ होता है। जब भी क्वेश्चंस आप इस वीडियो में देखें तो हमेशा अज्यूम करें उस पर्टिकुलर चीज़ को, वो माइंड में आप सोचें उस पर्टिकुलर चीज़ को क्या चल रहा है। जहाँ जहाँ मैंने नॉर्मल लगाया आप देखो प्रेशर कैसे लग रहा है, तो बहुत इजीली समझ में आएगा वो चीज़। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट अगले क्लास से।